हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्थल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में जाना। आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें और बहुत अच्छे से बताया जाएगा और आप लोग को समझ में भी आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग के रूप में भारत की प्रमुख झीलें। झील को अंग्रेजी में लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक, झील या लेक। झील क्या होता है? यदि पूछा जाए आपसे कि झील क्या होता है, झील का महत्व क्यों है, इनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो इसके पीछे भी कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज है जो पॉजिटिव रूप में है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि झील क्या होता है। तो झील किसी जल राशि की वह छोटी इकाई होती है जो जल संग्रहण में और जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हम झील कहते हैं। अब झील का महत्व समझिए कि झील का महत्व क्यों है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो झील का जो महत्व है वो पर्यावरण की दृष्टि से है, जैव विविधता की दृष्टि से है, जल संग्रहण की दृष्टि से है, जल चक्र की दृष्टि से है और कह सकते हैं कि सिंचाई परियोजना की दृष्टि से और जल विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से इन झीलों का महत्व बहुत अधिक है। तो इसलिए झील बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और किसी भी देश की कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है ये जो झील होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं झील की परिभाषा के रूप में समझ लीजिए कि किसी जल राशि की छोटी इकाई झील कहलाती है। किसी जल राशि की छोटी इकाई झील कहलाती है। अब इसके महत्व की बात करें कि झील का महत्व क्यों है, तो इसका जो महत्व है ये मुख्य रूप से पर्यावरण, जलवायु, जैव विविधता, पर्यावरण है, जलवायु है, जैव विविधता है, जल संग्रहण है, जल चक्र, पर्यावरण, जलवायु, जैव विविधता, जल संग्रहण, जल चक्र आदि दृष्टि से इसका महत्व है। आदि दृष्टि से महत्व। अब झील के महत्व की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो महत्व होगा ये मुख्य रूप से पर्यावरणीय महत्व होगा, आर्थिक महत्व भी होता है और आर्थिक महत्व होता है। अब इन आर्थिक महत्व में जैसे बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, इसी में आप सिंचाई ले सकते हैं, सिंचाई ले सकते हैं, और इसी में विद्युत उत्पादन को भी ले सकते हैं, विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो झील का जो महत्व है देख रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से है, जलवायु की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, जल संग्रहण, जल चक्र की दृष्टि से, और बहुउद्देशीय परियोजना जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि दृष्टि से झील का बहुत ही महत्व है। अब यदि आप लोग भारत के संदर्भ में झीलों को देखेंगे तो भारत के संदर्भ में जो झील हैं वो अधिकतर भारत के उत्तर में उत्तरी पर्वतीय भागों में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें मिल जाती हैं, लेकिन वहीं यदि आप उत्तर में विशाल मैदानों की तरफ यदि एक नज़र रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर झीलों का कुछ अभाव है। तो कह सकते हैं कि जो झीलें हैं वे उत्तर के पर्वतीय भागों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिकतर झीलें मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी। वहीं उत्तर के विशाल मैदान में ये झीलें बहुत ही कम है, पठारी भागों में भी यहाँ पर झीलें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा झीलों के कुछ प्रकार हैं, प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। झील के प्रकार, झील के प्रकार वैसे देखा जाए तो अमूमन दो ही प्रकार के झील हो सकते हैं, एक प्राकृतिक झील और दूसरा कृत्रिम झील। ठीक है, तो प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील ये दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग झीलों को देखेंगे। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्राकृतिक झील हो सकता है और एक मानवकृत होता है, यही दोनों झील होते हैं, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर यदि आप लोग देखें यहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर आप झीलों को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एक झील हो जाएगा विवर्तनिक झील। कौन सी झील? विवर्तनिक झील। ठीक है, तो विवर्तनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो झील निर्मित होते हैं उन्हें विवर्तनिक झील के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग विवर्तनिक क्रियाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो यूँ समझिए कि जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, किसी भूभाग का अपने समतल सतह से नीचे की ओर धंस जाना, ऊपर की ओर उठ जाना, जिसे आप भ्रंश भी कहेंगे, वलन भी कहेंगे, है ना, समवलन कहेंगे, बहुत सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं विवर्तनिक में, तो उन्हीं को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साधारण रूप में आप समझिए कि पृथ्वी के भूभाग का ऊपर की ओर उठ जाना या नीचे की ओर धंस जाना, उसी को आप विवर्तनिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विवर्तनिक जो क्रिया है, तो विवर्तनिक क्रियाओं के माध्यम से जो झील निर्मित होते हैं उन्हें विवर्तनिक झील कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, मुख्य रूप से इनमें आप कह सकते हैं कि विवर्तनिक झील का निर्माण पृथ्वी के बड़े भूभाग का, पृथ्वी के बड़े भूभाग का ऊपर की ओर उठना या नीचे की ओर धसक जाने से होता है, या नीचे की ओर धसक जाने से होता है। जैसे आप इनमें उदाहरण के रूप में
आप इसमें ले सकते हैं वुलर झील, वुलर झील। ठीक है, तो जो वुलर झील है यह एक विवर्तनिक झील का ही उदाहरण है। अब इनमें वुलर झील में आप इसकी स्थिति का पता लगाएं तो जो वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये? तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो जो वुलर झील है यह एक विवर्तनिक झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं कि यह झील या इस झील की आकृति गाय के खुर के समान है। अब ये जो खुर होता है इस तरीके से होता है, तो जो ये झील है ये इस तरीके से है। ऐसे है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। कौन सा झील? गोखुर झील। अब ये जो वुलर झील है, तो वुलर झील झेलम नदी द्वारा निर्मित है। तुलबुल परियोजना भी इसी पर है। जो तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना इसी पर है। इसके अलावा और भी विशेषताएं आप देख सकते हैं वुलर झील में कि कुमायूं हिमालय की लगभग सभी झीलें विवर्तनिक झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? तो विवर्तनिक झीलें हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक विवर्तनिक झील। और कुमायूं हिमालय की लगभग सभी झीलें कैसी झीलें हैं? विवर्तनिक झीलें हैं। अब इसके बाद क्रेटर झील, दूसरा है क्रेटर झील। तो क्रेटर झील कैसे झील होती हैं? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलों को क्रेटर झील कहा जाता है। ज्वालामुखी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के
बुल्ढाना जिले का, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का क्रेटर झील महाराष्ट्र में कौन सा है? तो लोनार झील है ना, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, तो ये हो जाएगा लोनार, या इसी को लुनार भी कहा जाता है। तो जो लुनार झील है, तो महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना जिला है, तो उस बुल्ढाना जिले में ही एक झील है जिसे लोनार झील के नाम से जाना जाता है। यह क्रेटर झील का एक बेस्ट उदाहरण माना जाता है। यदि आप क्रेटर नहीं जानते हैं तो आप ज्वालामुखी के मुख के बारे में जानते होंगे, जहाँ से ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है धरातल पर। तो जब ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के बाद वहाँ पर जब ठंडा हो जाता है ज्वालामुखी, तो उसका जो मुख होता है कार्डेरा कहते हैं। जब उसी कार्डेरा का जो छोटा भाग होता है उसे क्रेटर कहते हैं। उसी क्रेटर में जब जल, वर्षा का जल भर जाता है तो उसे आप क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, ये क्रेटर झील का एक उदाहरण है। तो ये लोनार झील पूछा जा सकता है कि लोनार झील कहाँ पे है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो बुल्ढाना जिले में है। और ये कैसा झील है लोनार झील? तो लोनार झील एक क्रेटर झील है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग लैगून या अनूप झील, तीसरा है लैगून या अनूप। इसी को लैगून अनूप को केरल में कयाल भी कहा जाता है। केरल में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। तो लैगून या अनूप या कयाल झील। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझिए कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है, या लैगूनों का निर्माण कैसे होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये कोई तट हो गया। अब इस तट के सहारे कोई समुद्री जल है। अब ये समुद्री जल की जो तरंगे हैं इस तट पर निरंतर चोट पहुंचाती रहती हैं, जिस कारण से ये तट यहाँ से टूट जाता है। टूटने के बाद ये तट इस तरीके से बन जाता है, और इसमें इसी समुद्र का जल भर जाता है। जब समुद्र का जल ये भर जाता है और ये तट से संलग्न रहता है, यहाँ पर ये तट ही है, ये तट है और ये तट से संलग्न रहता है। लेकिन इस झील का जो जल है वो समुद्रों में नहीं जा पाता है, लेकिन समुद्र का जो जल होता है इस झील में चला आता है। लेकिन जब आने के बाद इस झील का पानी समुद्र में नहीं जा पाता है, तो ऐसी झीलों को ही लैगून झील या अनूप झील, या केरल में स्थानीय भाषा में इसे कयाल झील के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण उड़ीसा में चिल्का झील है। लैगून झील का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? तो चिल्का झील है। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ उदाहरण में लैगून या अनूप झील का उदाहरण यदि आप देखें तो उदाहरण में उड़ीसा, इसको ओडिशा आप बल्कि कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ओडिशा का चिल्का झील, उड़ीसा का चिल्का झील एक लैगून झील का सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है, चिल्का झील। और ये कहाँ पे है? तो ये जो चिल्का झील है ये पुरी जिले में स्थित है ना। तो चिल्का झील कहाँ है? ये पुरी जिले में है, पुरी जिले में। ठीक है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में ही चिल्का झील है। चिल्का झील के बारे में यदि आप जानना चाहें तो चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा, चिल्का झील भारत का सबसे
चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। ठीक है, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यदि पूछा जाए कि भारत में ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो लैंड रॉक है या कह सकते हैं जो अंतःस्थलीय है, तो वो राजस्थान का सांभर झील आ जाता है। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में आप इसको पहले समझिए कि जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून है। ठीक है, तो जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील है। अब इसके अलावा अन्य झीलों में, अन्य लैगून झीलों में, अन्य लैगून झीलों में यदि आप देखें तो इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश में पुलिकट, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, और आंध्र प्रदेश में ही एक मिल जाएगा कोलेरू झील। इसके अलावा केरल में आप चले जाएंगे तो केरल में भी आपको मिलेगा एक झील, अष्टमुडी झील। ठीक है, तो ये सभी लैगून झीलों का ही उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील, और केरल में अष्टमुडी झील, और राजस्थान में आप चले जाइए तो राजस्थान में सांभर झील मिल जाएगा। राजस्थान में सांभर झील। ठीक, अब इन झीलों में लवणता अधिक है, इस कारण से इन झीलों से ही जो आप लोग सफ़ेद और नमक खाते हैं, उन नमक का उत्पादन भी इन्हीं झीलों से होता है। अब जो सांभर झील है, सांभर झील के बारे में आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे इसी लगे हाथ। तो सांभर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, और यहाँ पर चिल्का झील के बारे में बताया गया कि जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सांभर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। अब थोड़ा सा केरल के बारे में यहीं पर समझिए आप, चूँकि मैं सोच रहा हूँ कि जो भी बताऊँ कोई चीज़ छूटने न पाए। केरल के बारे में यहाँ पर आप समझिए कि केरल में लैगून को स्थानीय रूप में या स्थानीय भाषा कह लीजिए, तो स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। अब यहीं पर एक मैं होमवर्क आप लोग को दे रहा हूं। यदि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो ज़रूर आप लोग को इसका जवाब मिलेगा कि एक हो गया कयाल। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द ले लीजिए, दूसरे नंबर का शब्द हो जाएगा कवाल। क्या हो जाएगा? कवाल। तीसरे नंबर का मिलता जुलता शब्द ले लीजिए कयाक। क्या? कयाक। ठीक है, तो कयाल, कवाल, कयाक। ठीक है, इतने हो गए। आप लोग को कमेंट में बताना है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। कवाल का क्या मतलब है, कवाल का, और कयाक का क्या मतलब है। ठीक है, तो कवाल, कयाक और कयाल। ठीक, तो ये मिलते जुलते शब्द हैं। हो सकता है कभी ये परीक्षाओं में आ जाए तो आप लोग गलती भी कर सकते हैं कि कयाल होता है कि कवाल होता है। अब यदि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो आप मानव भूगोल में आप लोग को ज़रूर इसका जिक्र कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं मानव भूगोल का एक सेपरेट वीडियो पूरा बना चुका हूं जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से बहुत ही वो महत्वपूर्ण है। मैं उसी लेवल में ही वहाँ पर कह सकते हैं कि
मैटर को इंक्लूड किया हूँ। आप लोग एक बार जरूर मानव भूगोल का श्रृंखला देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक। चलिए अब चौथे नंबर पर हम लोग आते हैं। जो चौथा नंबर है वो हो जाएगा लैगून झील हो गया, कयाल इसी को कहेंगे। चौथे नंबर पर आ जाइए हिमानी झील, और चौथे नंबर का हिमानी झील, हिमानी झील, ठीक है। तो ये हिमानी झील क्या होता है? तो कह सकते हैं कि ग्लेशियर के पिघलने से या बर्फ़ के पिघलने से जो एक जल राशि एकत्रित होती है, उस जल राशि के द्वारा एक झील का निर्माण होता है, उसी को आप हिमानी झील कहते हैं। तो ये जहाँ पे ग्लेशियर होंगे वहाँ पर इन सब झीलों को देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे ग्लेशियर है, तो उत्तर भारत के जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। उन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से ही झील बनते हैं, और उन्हीं झीलों से ही बहुत सारी बारहमासी नदियाँ निकलती हैं। जैसे आप ले लीजिए राकसताल झील, एक उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए राकसताल झील। यहाँ पर ले लीजिए आप राकसताल झील, राकसताल झील। तो इस राकसताल झील से देख रहे हैं कि कुछ न कुछ नदियों का उद्गम हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो इस राकसताल झील का निर्माण कैसे हुआ है? हिमानी या ग्लेशियर के पिघलने से हुआ, और उसी ग्लेशियर से ही जब एक जल की राशि एक निश्चित दिशा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने लगती है, तो उसी को हम नदी का नाम देते हैं। तो जैसे कि राकसताल झील से आप देख रहे हैं कि सतलज नदी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे राकसताल झील हो गया। तो हिमानी झील के बारे में समझ गए, जैसे राकसताल झील हो गया। अब इसके अलावा आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जो कुमायूं हिमालय की लगभग सभी झीलें हिमानी निर्मित झीलें हैं, हिमानी निर्मित झीलें हैं, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय की लगभग सभी झीलें हिमानी निर्मित झीलें हैं। जैसे इनके उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे आप एक तो राकसताल झील हो ही गया, इसके अलावा नैनीताल, तो तालों में नैनीताल बाकी सब तेलैया, है ना। तो तालों में नैनीताल, तो राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, है ना, सात ताल, भीमताल। इसके अलावा नौकुचिया ताल, इसके अलावा खुरपा ताल, इसके अलावा आप ले सकते हैं समताल, और पूना ताल, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो पाई जाने वाली जो झीलें होंगी वो अधिकतर हिमानी निर्मित झीलें होंगी, जिनमें देख रहे हैं कि नैनीताल, राकसताल, सात ताल, भीमताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, ये सभी उत्तराखंड में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये 4 झीलें हो गई। अब 5वां जो झीलें हैं वो वायु निर्मित झीलें हैं। तो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ वायु निर्मित झील। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? वायु निर्मित झील, जरा समय एक बार देख लूँ कि जो लिखा हूँ मैं वो आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पर। थोड़ा सा बस यहाँ तक, ठीक। तो वायु निर्मित झील। अब इसमें जो राजस्थान की, यहाँ पे लिख सकते हैं कि राजस्थान की झीलें
वायु निर्मित है। कैसी हैं? तो वायु निर्मित है। ठीक, जैसे सांभर झील, डिडवाना झील, है ना। जैसे सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, कुचामन हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए जैसे सांभर, जैसे सांभर, डिडवाना, कुचामन क्या नाम है? तो कुचामन, सरगोल, खाटू, कुचामन, सरगोल, खाटू। ठीक है, तो कुचामन, सरगोल, खाटू, पंचभद्रा, यहीं पर नोट कर लीजिए पंचभद्रा। अब शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इसको भी सुनते रहिए। पंचभद्रा और लूणकरणसर, तो लूणकरणसर। ठीक है, तो ये सभी वायु निर्मित झीलें हैं। और ये जो झीलें हैं, ये कह सकते हैं कि इनमें से जो डिडवाना झील और जो सांभर झील है, यहाँ से अधिकतर मात्रा में आपको नमक का उत्पादन किया जाता है। अब इसके अलावा एक और झील बचा है जो कृत्रिम झील के रूप में है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कृत्रिम झील क्या होता है कि जो मानव निर्मित झीलें होती हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित झीलों को ही कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे उकाई झील हो गया, गोविंद सागर झील हो गया, कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में झील है, कोडाई कनाल हो गया। ये सभी जो झीलें हैं इधर आपका जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जिसे आप रिहंद बांध या आप कह सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो ये सभी जो झीलें हैं ये कृत्रिम झीलें हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अब चूंकि लग रहा है कि शायद वीडियो लंबा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आइए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटाऊंगा, कुछ अन्य झीलों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण झीलें। अब इन अन्य महत्वपूर्ण झीलों में जैसे उकाई झील हो गया। तो ये उकाई कहाँ है? गुजरात में है। उकाई कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है। ठीक है, इसके अलावा राणा प्रताप सागर और एक हो जाएगा गांधी सागर। जो राणा प्रताप सागर है ये राजस्थान में है। कहाँ है ये? तो ये राजस्थान में है। और ये मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। और ये दोनों चंबल नदी पर बने हैं। चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित, और ये भी मानव निर्मित है। कैसा है? तो मानव
निर्मित है। ठीक है, अब इसके बाद एक हो जाएगा गोविंद सागर। गोविंद सागर इसी के नीचे लिख लीजिए गोविंद वल्लभ पंत सागर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दोनों अलग है। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो एक गोविंद सागर है और एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो जो गोविंद सागर है, ये गोविंद सागर कहाँ मिलेगा आपको? तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित है। कहाँ है? तो ये भाखड़ा बांध के पीछे है, भाखड़ा बांध के पीछे है। तो भाखड़ा बांध के कह सकते हैं कि जलीय भार को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर तो ये आपको उत्तर प्रदेश और प्लस मध्य प्रदेश, एक और कह सकते हैं झारखंड, बिहार। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये इतने राज्य हैं जो इस सागर से लाभान्वित है। लेकिन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की यह एक संयुक्त कह सकते हैं कि परियोजना है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बना हुआ है, ये सोन नदी की सहायक रिहन नदी पर है। कहाँ है? तो रिहन नदी पर है, रिहन नदी पर स्थित ये भी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये सोन नदी की सहायक रिहन नदी पर स्थित है। और आपको ये उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे सोनभद्र, कहाँ? सोनभद्र में आपको रिहन वल्लभ पंत सागर देखने को मिलेगा, सोनभद्र जिले में। ठीक, अगला नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सभी जो हैं किसी न किसी परीक्षाओं में ये सभी बार बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। इसलिए आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे कि गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, और इसके अलावा राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है, निजाम सागर है। यहाँ पे नागार्जुन सागर। तो ये जो नागार्जुन सागर है, ये किस नदी पर है? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कहाँ पर है। तो जो नागार्जुन सागर है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। पूछा जाए किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। बहुत सारी परियोजनाओं को तो मैंने जो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम था, अपवाह तंत्र, उस चैप्टर में मैंने बहुत सारी परियोजनाओं को, बांध को बताया है। आप उस वीडियो को भी देख करके परियोजनाओं को, बांध को आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं सिर्फ झील के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन सागर, ये भी एक प्रकार का झील ही है। इसके अलावा निजाम सागर है, आपको मिल जाएगा निजाम सागर। कौन सा सागर? तो निजाम सागर। और ये जो निजाम सागर है ये भी आपको मिल जाएगा, यदि आप देखें तो निजाम सागर आंध्र प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही है। निजाम सागर भी आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन ये मंजरा नदी पर है। किस नदी पर है? तो मंजरा है ना, मंजरा नदी पर है। और इसके अलावा अन्य कुछ नदियों में देख लीजिए तो लोकटक झील एक बहुत महत्वपूर्ण झील है, इसको आप लोग नोट करिए। लोकटक झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकटक झील। इसे आप देखें तो ये पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तो लिख सकते हैं कि पूर्वोत्तर
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और इसकी विशेषताओं में आप देखें, लोकटक झील की विशेषताओं में ही आप लोग को मिल जाएगा कि लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ना। तो लोकटक झील में केबुल लामजाओ, क्या नाम है, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकटक झील। पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। और मणिपुर में लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ है। तो ये केबुल लामजाओ, यहाँ पर आप देख रहे हैं केबुल लामजाओ, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर आप एक और झील को नोट कर लीजिए, केरल की एक वेम्बनाड झील है, केरल में है वेम्बनाड झील। यदि वेम्बनाड झील को आप देखें तो ये जो वेम्बनाड झील है ये केरल में है। कहाँ पर है ये, तो ये केरल में है। इसी झील में वेलिंगटन, क्या नाम है, वेलिंगटन एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है, तो वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो वेलिंगटन द्वीप केरल में है। और केरल में कहाँ है, तो वेम्बनाड झील में स्थित है। ठीक, अब इसके अलावा वेम्बनाड झील में ही प्रतिवर्ष नौकायन प्रतियोगिता होता है। आप लोग कभी कभी पिक्चरों में देखते होंगे कि नौकायन प्रतियोगिता जो केरल में दिखाता है, नाव लेकर के बहुत तेज़ी से लोग चलते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता होता है। तो वो प्रतियोगिता इसी वेम्बनाड झील में ही होता है, तो नौकायन प्रतियोगिता होता है। तो इसी झील में प्रतिवर्ष नौकायन प्रतियोगिता होता है। अन्य विशेषताओं में यदि आप देख लें तो यह भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है। लंबाई आप देखें तो लगभग 96.5 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जाना, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें और एक बार दो बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे, आप लोग को जरूर आ जाएगा। और हो सके तो आप लोग भारत के मैप को बना करके इसका एक अध्ययन करेंगे तो बेशक कर सकते हैं कि समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ मैं। जैसे आप चाहें तो इन सभी झीलों को पहले आप इस तरीके से वर्बली रूप से पढ़ लें, देख लें। इसके बाद एक भारत का मैप बनाएं और भारत के मैप में इन सब झीलों को आप दर्शा लीजिए। कुछ करना नहीं, बहुत ज़्यादा है नहीं, बस उत्तर भारत में आपको मिल जाएगा और इसके अलावा जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ मिल जाएगा। बस यही दो जगह ही मिलेगा। तो उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर ये झीलें देखने को मिलती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक मैप ड्रा कर लूँ, यहाँ से
चलिए, अब जैसा भी हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये राजस्थान है। इधर का भाग कौन सा है? तो इधर का भाग ये राजस्थान है। तो राजस्थान में आपको झीलें मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में झीलें मिलेंगी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा उत्तराखंड में, इसके अलावा उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एक झील मिलेगा फुलहर झील, और सिक्किम में मिलेगा, मणिपुर में मिलेगा। बस इतनी झीलों को आपको देखना है, ठीक है। अब इनमें जैसे मैं नाम यदि कुछ झीलों का मैं नाम नोट कर दूं तो आप देखें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर चले जाइए तो जैसे वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ठीक है। तो वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, इसके अलावा बुलर है, डल है, बुलर है और ये डल है। तो ये सभी आपको मिल जाएगा कहाँ? तो ये सभी आपको लोग को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हो गई, ठीक है। वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, बुलर झील एक हो जाएगा, डल झील एक हो गया, डल झील। तो ये कहाँ है? तो ये आप लोग को जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में आप देख लेंगे तो सूरजताल, चंद्रताल है यहाँ पर, सूरजताल, चंद्रताल। वहीं उत्तराखंड में आप लोग को मिल जाएगा, उत्तराखंड में राकसताल, सातताल, भीमताल, है ना। तो राकसताल, सातताल, भीमताल, तो राकसताल, सातताल, भीमताल। नैनीताल भी एक मिल जाएगा आप लोग को, है ना। तो यहीं पर लिख लीजिए नैनीताल, नैनीताल। यहाँ पे फुलहर झील है, फुलहर है, फुलहर झील है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। तो पीलीभीत जिले में है फुलहर झील। ये चिल्का झील, ये चिल्का हो गया। यहाँ पे लोकटक, लोकटक, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, पुलिकट और कोलेरू। और यहीं पर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आप लोग को मिल जाएगा कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल। और केरल में वेम्बनाड है और अष्टमुडी है, पेरियार है। तो यहाँ पर वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार, पेरियार नदी भी है ना, पेरियार नदी भी है, पेरियार उद्यान भी मिल जाएगा एक, ठीक है। ये हो गया। तो वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, कोडाई कनाल, पुलिकट। और महाराष्ट्र में तो यहाँ पर लोनार मिल जाएगा। कौन सा झील? लोनार। अब बचा राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत सारी झीलें जैसे राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको मिटा के यहाँ से। तो यहाँ पर राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, पिछौला, सांभर, डिडवाना, है ना, लूनर, ये सभी हैं। तो सांभर, डिडवाना, लूनर। देखिए लूनर और लूनार, इसको आप लूनार भी कह सकते हैं। यहाँ लूनार, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि लूनार है तो महाराष्ट्र में, लूनर है तो राजस्थान में। एक केवलादेव भी है, केवलादेव, ठीक है। तो केवलादेव एक झील है और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है, जहाँ पर साइबेरिया से कह सकते हैं कि पक्षियाँ यहाँ पर आती हैं। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है केवलादेव, भरतपुर में ही है। यहाँ सब इसको मिला लीजिए ऐसे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक मैप बना लीजिए और मैप के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे तो लगभग बहुत सारी चीज़ें कई दिनों तक आप लोग के दिमाग में भी रहेगा। यदि नया चीज़ है तो जल्दी याद तो होगा नहीं, लेकिन याद करते करते याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, पहाड़ नहीं है, बस एक दो बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। और ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य समान ज्ञान की परीक्षाओं की दृष्टि से यह जो टॉपिक है भारत की जो झीलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।